हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नौसिल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे, इनके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, इस कंपनी का बिजनेस कौन से सेगमेंट में उसके बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट कैसे यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ये पैसे कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसे रहे उसके बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा इस कंपनी और इस इंडस्ट्री के रिलेटेड और फिर हम एंड में देखेंगे कि ये कंपनी कैसे ट्रेड हो रही है, इसे हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। तो अगर आप देखेंगे 1961 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। तब ये कंपनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल बनाया करती थी। फिर इन्होंने 1968 में शेल कंपनी से एक कोलैबोरेशन किया जिसके तहत इन्होंने पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में एंट्री की। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेट्रोकेमिकल में लीडर है। इसके अलावा एक पैरेलल हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूं, पॉलियोलिफिन्स इंडस्ट्रीज जो कि 1964 में बनी थी, वो पॉलीमर्स बनाया करती थी। होक्स्ट एक जर्मनी की कंपनी थी, उसके कोलैबोरेशन के साथ। इस कंपनी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। 1981 में एम इंडिया केमिकल लिमिटेड जो कि एक रबर केमिकल बनाने की कंपनी थी, वो पॉलियोलिफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मर्ज हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलियोलिफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि आप खुद देखेंगे तो पॉलीमर बनाया करती थी और मर्ज किससे हुई, रबर केमिकल बनाने वाली कंपनी से। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1993 में पॉलियोलिफिन्स इंडस्ट्री का मर्जर हुआ नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। और ये मर्जर इसलिए हुआ था क्योंकि आप देखेंगे पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर्स और रबर केमिकल ये सारे लिंक्ड थे, तो इनको लगा इससे सिनर्जी आएगी और इससे ज्यादा इफिशिएंट हो पाएंगे। और फिर आगे क्या हुआ कि अरविंद मफतलाल ने इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया, क्योंकि जो शेल थी जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था वो एग्जिट कर गए और होक्स जो कि पॉलियोलिफिन्स में होल्ड करते थे स्टेक, वो भी एग्जिट कर गए। तो ये कंपनी पूरी तरह से बाद में इंडियन कंपनी बन गई और अरविंद मफतलाल ग्रुप ने इसे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। और वैसे आप अरविंद मफतलाल ग्रुप के बारे में जानते होंगे तो ये टेक्सटाइल और केमिकल में इनका काफी अच्छा नाम है और ये इंडिया में काफी नामी गामी ग्रुप है, बहुत पहले से है। ये 1905 से चल रहा है ये मफतलाल ग्रुप, और अरविंद मफतलाल ग्रुप भी काफी बड़ा और काफी नोन है। टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री में इनकी अच्छी पकड़ है। अगर आप देखेंगे तो जो मैनेजमेंट ग्रुप है वहां में ज्यादा कंसर्न नहीं है। पर आगे क्या हुआ कि ये जो पेट्रोकेमिकल एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट का जो इनका डिवीजन था ये हैंडल नहीं कर पाए और काफी इश्यूज चल रहे थे, ये प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं कर पा रहे थे। और इनका जो प्रोडक्शन यूनिट था वो नवी मुंबई में था, जिसमें काफी लोकल लोगों से प्रोटेस्ट हो रहे थे पॉल्यूशन वगैरह की वजह से भी। तो ये कंपनी ने डिसाइड किया बाद में कि हम जो पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक डिवीजन है वो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इन्होंने बाद में आरआईएल को वो अपने सेगमेंट एग्जिट कर दिए। तो अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में ये कंपनी पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर्स, रबर केमिकल वगैरह बनाती थी, पर इन्होंने वो सब एग्जिट कर दिया और बस रबर केमिकल ही इनके पास बचा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2006-07 में इन्होंने पीआईएल केमिकल्स को एक्वायर किया। आज ये कंपनी इनकी सब्सिडरी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो इनके रबर केमिकल से ही लिंक्ड है। तो हिस्ट्री में जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंपनी तो काफी कुछ सेगमेंट में थी पर वो सस्टेन नहीं कर पाई, और पॉल्यूशन भी जैसा आप देख पा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था इनकी हिस्ट्री में। और अगर आप टेक्सटाइल और केमिकल स्पेस में है, केमिकल स्पेस में मोस्टली, तो ये कंसर्न बना ही रहता है। तो मैनेजमेंट कंसर्न नहीं है, पर अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये काफी बिजनेसेस में थे पर वो सस्टेन नहीं कर पाए और आज के टाइम पे बस ये रबर केमिकल के ही बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये कंपनी कैसे कर रही है। तो जैसा हमने देखा कि ये अब ये अरविंद मफतलाल ग्रुप की कंपनी है और ये इसके प्रमोटर भी है, तो यहाँ मैनेजमेंट काफी अच्छा है इस कंपनी के अगर देखेंगे। तो जैसा हमने देखा आज के टाइम पे इनका रबर केमिकल का ही बिजनेस है, बाकी बिजनेस ये अब ये नहीं करते हैं। तो 4 डिकेड्स का इन्हें 40 सालों का इनको एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इनका रबर केमिकल बिजनेस में। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा प्लेयर है रबर केमिकल में। इनका अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो 40% का इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट शेयर, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिलेशनशिप है, अगर आप रबर केमिकल बनाते हैं तो उसका जो मेजर यूज होता है वो टायर इंडस्ट्री में होता है। तो इनका बोथ जो डोमेस्टिक है, एमआरएफ, सीएट वगैरह देखेंगे, बालकृष्ण टायर, वो सारे इनके कस्टमर है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इनके कस्टमर हैं। तो यहाँ भी कंपनी की पकड़ अगर देखेंगे बहुत अच्छी है। और अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर देखेंगे एक्सपोर्ट में, तो 5% शेयर है इनका ग्लोबल मार्केट का। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं कि ये जो जैसा हमने देखा कि ये रबर केमिकल बनाते हैं, और ये रबर केमिकल मोस्टली कहाँ यूज होते हैं, टायर के लिए जो रबर बनता है उसमें यूज होते हैं। तो जो नेचुरल रबर से जो टायर के लिए जो रबर बनते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, उसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं जिससे वो रबर की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले होता है एंटी डिग्रेडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट, जिससे वो रबर की जो लाइफ साइकिल है वो इंप्रूव की जाती
जाती है, उसकी एजिंग इंप्रूव की जाती है, जिससे उसकी जो लाइफ साइकिल है, सर्विस लाइफ है, वो बढ़ जाए। तो यहाँ आप देखेंगे एक केमिकल लगता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस में, एंटी डिग्रेडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ये कंपनी बनाती है। ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक्सेलरेटर लगता है जो कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस को काफी फास्ट कर देता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो उसका टेम्परेचर कम करके भी आप वो सेम प्रोसेस कर सकते हैं, सेम इफेक्ट पा सकते हैं। तो ये एक्सेलरेटर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सेलरेटर भी अगर आप देखेंगे ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा ये प्रोसेस में प्री वल्कनाइजेशन के लिए केमिकल्स लगते हैं, पोस्ट वल्कनाइजेशन से जो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट लगते हैं वो सारे भी बनाते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है वल्कनाइजेशन में, उसमें टोटल 22 प्रोडक्ट्स लगते हैं और वो सारे इस कंपनी के पास प्रेजेंट है। तो ये अगर मोस्टली देखेंगे इनका 3 सेगमेंट है बेसिकली, एंटी डिग्रेडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एक्सेलरेटर और बाकी जो वल्कनाइजेशन के केमिकल लगते हैं। अगर आप देखेंगे जैसा हमने देखा कि ये रबर केमिकल बनाते हैं और रबर केमिकल जो लगता है वो इनको 3 तरह से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। तो इनका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो एक्सेलरेटर जिससे आप वल्कनाइजेशन प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट से इनका 45% रेवेन्यू आता है और बाकी 45% इनका रेवेन्यू एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिग्रेडेंट जो कि हमने देखा जिससे उसकी सर्विसिंग लाइफ इंप्रूव होती है, उस डिवीजन से आता है। और बाकी इनका 10% रेवेन्यू बाकी स्पेशलाइज प्रोडक्ट जो बनाते हैं उससे आता है। इसके अलावा इनके अगर आप देखेंगे केमिकल और भी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, पर ये मेजोरिटी टायर इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, इसलिए हम मोस्टली उसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। आज के टाइम पे इनका जो रेवेन्यू है 66% रेवेन्यू इंडिया से आता है और जैसे हम जानते हैं 40% मार्केट शेयर है इनका इंडिया में और ये लीडर है। और बाकी अगर आप देखेंगे बाहर से ग्लोबली 34% इनका रेवेन्यू आता है और इनका एक्सपोर्ट का शेयर देखेंगे तो 5% है। इस कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखेंगे तो आज इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक नवी मुंबई में है जो कि काफी पुराना प्लांट इनका 1976 का, और यही मुझे थोड़ा कंसर्न है कि ये सिटी में है, नवी मुंबई में है और यहाँ अगर आप रबर केमिकल वगैरह बना रहे हैं तो पॉल्यूशन के चल के आगे कुछ इश्यूज जरूर हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है और पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके नए प्लांट इन्होंने जिसमें 2013 में चालू किया कमर्शियल प्रोडक्शन, दहेज में बनाया हुआ है। और ये प्लांट इन्होंने दहेज में इसलिए बनाया क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल है और जो लिंक्ड इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल की वो काफी ज्यादा है वहाँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां से जो पोर्ट है वो काफी नजदीक हो जाता है जिससे वे अपना सामान एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इनका जो नया प्लांट है दहेज में बनाया हुआ है इन्होंने। तो आज इस कंपनी के पास 2 प्लांट है। तो थोड़ी इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये रबर केमिकल का सेगमेंट तो ये चाइना डोमिनेट करता है। चाइना की सनशाइन कंपनी है वो तो लीडर है ग्लोबली। अगर आप देखेंगे तो चाइना 70% रबर केमिकल जो ग्लोबल कैपेसिटी है उसका 70% चाइना बनाता है और उसको कंज्यूम कितना करता है, बस 35%। तो बाकी सारा वो दूसरे कंट्रीज में डंप करता है। तो यहाँ देखेंगे तो चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि उसके प्लेयर बहुत बड़े हैं और हमारे जो इंडियन प्लेयर है उतने बड़े नहीं है। और इंडिया का अगर आप शेयर भी देखेंगे 6 से 7% का है, तो हमारे प्लेयर्स बहुत ही कम शेयर लेते हैं मार्केट में अगर आप देखेंगे तो। और चाइना का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बाकी देखेंगे तो बाकी कंट्रीज से आते हैं। तो यहाँ चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहा है। पर यहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें नोसेल और बाकी रबर केमिकल कंपनी जो इंडिया के फेवर में गई है क्योंकि 2014 में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी चाइनीज प्रोडक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स काफी कॉम्पिटिटिव हो गए थे। और दूसरा क्या है कि चाइना में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में उनके गवर्नमेंट पोल्यूशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो काफी बढ़ गया है। तो वो कॉम्पिटिटिव इतने नहीं, इंडियन प्लेयर्स अब उनसे थोड़ा कम्पीट कर पा रहे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे लेबर कॉस्ट चाइना में बढ़ रहा है क्योंकि चाइना ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे उनके कॉस्ट जो बढ़ जा रही है और इंडियन प्लेयर्स अब कम्पीट कर पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है जो कि 2014 से इंप्लीमेंट हुआ था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लेबर कॉस्ट चाइना में बढ़ रही है और अगर आप देखेंगे तो चाइना में पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे इंडियन प्लेयर्स को पिछले कुछ सालों में काफी फायदा हुआ है। पर ये प्रॉब्लम है कि अगर आज चाइना में पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो वो कल इंडिया में भी होंगे। तो ये प्लेयर्स के लिए ये जो फायदा है वो ज्यादा समय तक मुझे नहीं लगता रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया था कि 2014 में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी, तो उसके पहले तक अगर आप देखें 11 से 13 तक तो काफी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने मिली नहीं थी। पर 14 से अगर आप देखें तो अचानक काफी अच्छा ग्रोथ आया था। फिर 2019 में वो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सपायर हो गई, तो वापस आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर इंपैक्ट हुआ और इनके सेल्स गिर गए। और प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो 2014 में आपको डिप दिख रहा है रेवेन्यू ज्यादा होने के बावजूद। इसकी वजह ये थी कि इन्होंने जो काफी ज्यादा लोन लिए थे दहेज प्लांट और एक्सपांशन के लिए, तो वो काफी रीपे कर रहे थे। पर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी डेट फ्री है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है तो हमारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट में तो जा नहीं रहा। पर अगर आप देखेंगे यहाँ तो हमें लीनियर ग्रोथ, बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ देखने मिल नहीं रहा और एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से ही हमें काफी ग्रोथ देखने मिला था। और अगर आप देखें 2020 में तो वो भी डिक्लाइन पे था। पर अगर आप देखेंगे इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है और एंड प्रोडक्ट प्राइसेस है वो रॉक बॉटम पे ऑलरेडी हिट कर चुके थे 2020 में, तो अब वो प्राइसेस वापस ऊपर जा रहे हैं। इनका जो एंड सेगमेंट है ऑटो इंडस्ट्री और टायर इंडस्ट्री, वो भी अगर आप जानते होंगे पिछले 2-3 सालों से स्लो डाउन में चल रहा था और वो भी
भी अब बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक बार अच्छी ग्रोथ आती है, फिर वापस डिक्लाइन आता है, फिर ग्रोथ आती है। तो ये बहुत ही साइकिल का प्ले चलता है यहाँ, और ऐसे कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साइकिल के पीक पे ना बाय करें, वहां पे आपको एग्जिट करना होता है, और साइकिल के जब बॉटम पे आ जाए वहां पे आपको बाय करना पड़ता है। तो वो नॉर्मल इन्वेस्टर जल्दी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो ऐसे इंडस्ट्री से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गया इस कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, और जैसा मैंने हाईलाइट किया, एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का हमें इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिला, और दूसरा सिक्लिकल होने का भी इंपैक्ट हमें दिख रहा है कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ आता है फिर डी ग्रोथ आता है। तो ये हो गया इस कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में बोलूंगा डिसेंट है, इंडस्ट्री के साथ ही चल रहे हैं ये। तो चलिए थोड़ा आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने हाईलाइट किया, ये पूरी इंडस्ट्री सिक्लिकल है, तो यहाँ ऐसे शेयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइमिंग। जो साइकिल के पीक पे लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और साइकिल के बॉटम पे अगर आपने सेल कर दिया तो भी नुकसान हो सकता है। तो आपको साइकिल के बॉटम पे बाय करना है और साइकिल के पीक पे एग्जिट करना है, जो कि इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको पूरी इंडस्ट्री ट्रैक करनी पड़ेगी। जैसे आज देखेंगे आप तो ऑयल पेट्रोल प्राइसेस गिर चुके हैं, इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर चुके हैं, तो ये साइकिल अपवर्ड चल रहा है। अब ये इंडस्ट्री काफी ऊपर की तरफ जा रही है, और ऑटो इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही है। अगर आप देखेंगे टायर कंपनीज वो भी अच्छे खासे एक्सपांशन कर रहे हैं, तो वो सब इनके फेवर में जा रहा है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये साइकिल अपवर्ड चल रहा है, तो अभी इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हो रहा है इस शेयर से। पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस शेयर से एग्जिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर जैसा हमने देखा चाइना बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, जिससे इस कंपनीज को डर रहता है, और वहां जैसा हमने देखा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो ये हमारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव हो पाई। और तीसरा, जैसा हमने देखा कि ये चाइना में जो प्लेयर्स थे उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए थे, और क्योंकि वहां पे पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट हो गए थे। इसके अलावा पैंडेमिक में बहुत ज्यादा ये हुआ कि चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी जो कंपनी की, वो कम कर रही है, और वो चाइना प्लस वन एंगल देख रही है। और वहां नौसिल को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप चाइना के बाहर देखेंगे तो नौसिल काफी डोमिनेंट प्लेयर है, और जैसा हमने देखा वो रबर केमिकल के सारे केमिकल 22 केमिकल वो प्रोवाइड करता है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन भी है। इसके अलावा वो सारे ग्लोबल और लोकल प्लेयर को ऑलरेडी सर्व भी करता है, और नए प्लेयर को आना इस इंडस्ट्री में इतना आसान है नहीं, क्योंकि अगर उनको अप्रूवल के लिए 6 महीने से 2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे कि नौसिल को कुछ चीजें काफी अभी फेवर में जा रही है, पर जो ये फेवर में चीजें जा रही हैं ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे 4-5 साल बाद भी ऐसी रहे तो ऐसा जरूरी नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में जरूर चीजें नौसिल के फेवर में जा रही है, और ये कितना सस्टेनेबल है हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे हमने देखा 2014 में आया था, बाद में वो एक्सपायर हो गया, और वापस इन्होंने अप्लाई किया है कि चाइनीज प्लेयर डंप कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो अगेन ये कंपनी के फेवर में जा सकता है। पर जैसे आप देखें कि अगर कोई कंपनी को डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है कंपटीशन कम्पीट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी तो नहीं मानी जा सकती। डिविडेंड ये कंपनी काफी अच्छा दे रही है, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में काफी अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका, और डेट फ्री भी है कंपनी। तो डिविडेंड के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, और डिविडेंड काफी अच्छा दे रही है। और डेट फ्री जैसा हमने देखा है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, और अब सारे इनके ऑपरेशन से ही ये जो खर्चे हैं सब चला रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। एक थोड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी, ये जनरली बहुत कभी कुछ कुछ कंपनी में बहुत बड़ा कंसर्न होता है, और नॉर्मली नहीं होता, हमें देखना पड़ता है कि प्लेजिंग है इस कंपनी में, प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, पर वो प्लेजिंग रिड्यूस हो रही है, तो अच्छी बात है। तो प्लेजिंग को अगर आप इग्नोर भी करें तो कुछ चीजें भी है जो जैसा हम देख आ रहे हैं, सिक्लिकल इंडस्ट्री, चाइना एंगल, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो कि शॉर्ट टर्म में फेवर में जा रही है, पर वो अगेंस्ट भी जाती है। जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न है। इनका एक प्लांट है नवी मुंबई में, और वहाँ अगर पोल्यूशन के नॉर्म स्ट्रिक्ट होते हैं, या गवर्नमेंट या फिर कोर्ट के आदेश आते हैं, तो इनके ऑपरेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसा हमने देखा चाइनीज प्लेयर इम्पैक्ट हुए, और उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, तो वो चीजें बाद में इंडिया में भी देखनी पड़ेगी। तो ये इंडस्ट्री आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं तो सिक्लिकल है, और बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत मॉनिटरिंग लगेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करना चाहें और भूल जाएं तो ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग लगेगा। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं करते, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि ऐसी कंपनीज आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे, अभी बाय करेंगे तो अगले कुछ सालों तक ये साइकिल अप साइकिल में है, तो फायदा आपको जरूर हो सकता है, पर आपको एग्जिट अच्छी प्लान करनी पड़ेगी। चलिए आज देखते हैं कैसे ये ट्रेड हो रही है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 2000 से अगर आप इसका चार्ट देखें, 2000 से 2014 तक, तो इस कंपनी ने कुछ अच्छे रिटर्न दिए नहीं है इन्वेस्टर्स को। और जैसा हमने देखा, इनके पेट्रोकेमिकल डिवीजन वगैरह जो प्लास्टिक डिवीजन थे, इन्हें सेल करने पड़े, वो अच्छा कर नहीं पा रहे थे। 2014 से इसके रिटर्न काफी अमेजिंग रहे थे, अगर आप देखेंगे तो कंपनी 220-240 तक पहुंच गई थी। हमने जैसे देखा उसकी वजह रही थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके सपोर्ट में आया, और चाइना में पॉल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट हो गया, और उसके बाद वापस देखिए आप कितना बुरा फॉल है। आप पैंडेमिक के पहले भी देखेंगे तो ये कंपनी
फॉल ही कर रही थी, और अगर आप देखेंगे 80 के आसपास पहुंच गई थी पैंडेमिक के पहले भी। तो ये जैसे मैंने बताया कि एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सपायर हो गई थी, और दूसरा ये इंडस्ट्री सिक्लिकल है, तो डिग्रोथ आता ही है कुछ सालों बाद। तो ये सिक्लिकल है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मोस्टली मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो आप शेयर बाय करके भूलना चाहते हैं, तो ये शेयर आपके लिए नहीं है, या ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। पर अगर आप फिर भी वैल्यूएशन वगैरह देखें, प्राइस टू बुक 1.98 है, तो बहुत ज्यादा महंगा यहाँ नहीं लग रहा। पी जरूर आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा 32, पर आप देखिए कि ये इंडस्ट्री अब अप साइकिल में जाने वाली है, तो इनकी अर्निंग बढ़ेगी, तो पी कम हो जाएगी। तो अब मैं देखूंगा तो अगले कुछ सालों में या कुछ शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के इन्वेस्टर को जरूर काफी अच्छा फायदा होगा, और भी रिकवरी हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि टायर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, ऑटो इंडस्ट्री के भी चांसेस है कि अच्छा करेगी। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी काफी अच्छा करेगी, और इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफी डिक्रीज हुए हैं। बेंजीन के प्राइसेस देखेंगे, जो कि इनके रॉ मटेरियल होते हैं, और ऑयल वगैरह के प्राइसेस रिड्यूस हुए। तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे बहुत ज्यादा चीजें इस कंपनी के और इंडस्ट्री के फेवर में जा रही है। शॉर्ट टर्म में जरूर फायदा है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अगर आप खरीद के भूलना चाहते हैं, तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। और इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन से कंपनी को चाहते हैं कि हम एनालाइज करें। धन्यवाद दोस्तों।